आज हम करेंगे प्राचार्य भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्रिका भाग 2। भाग 1 पहले ही चैनल पर आ चुका है। तो शुरू करते हैं आज के 20 सवाल जो कि अर्थमेटिक एंड रीजनिंग पे होने वाले हैं। भाग 2 इसमें अर्थमेटिक के 10 सवाल हैं। तो शुरू करते हैं। मैं इसका सिर्फ आइडिया ही बताऊंगी, बाकी आपको खुद को ही करना है ये सॉल्व। पहला सवाल है, 2 अंकों की कौन सी संख्या अपने अंकों के वर्ग के योग से 11 कम और उनका गुणनफल के दुगने से 5 अधिक होगी। मतलब 2 कंडीशन दी हुई है, तो इसमें हमें सभी को, जैसे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, सभी को चेक करके पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी संख्याएं हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको 15 का बता देती हूँ। जो 15 संख्या को चेक करते हैं कि कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं। तो 15 में 1 और 5, इसमें 1 का वर्ग 5 का वर्ग दोनों का जोड़ कितना होगा? 26। यानी 26 15 से 11 ज्यादा है, यही चाहिए था अपने को। अब सेकंड कंडीशन, जो 15 संख्या है उसमें 1 का गुणा 5 से करना है, और जो उत्तर आएगा यानी कि 5 आएगा उसका दुगुना 10 है। 22, ए बॉक्स ऑफ 10 में टेनिस की 2 बॉल्स हैं, क्रिकेट की 3 बॉल्स और स्क्वैश की 4 गेंदें हैं। एक के बाद एक बदलकर लगातार 3 गेंदें निकाली जाती हैं, जिसमें टेनिस की गेंद है और क्रिकेट की गेंद है, स्क्वैश की गेंद है, होने की प्रायिकता क्या होगी? ये हमें निकालनी है इसकी। मतलब एक के बाद एक, पहले टेनिस की, फिर दूसरी क्रिकेट की और फिर तीसरी हो स्क्वैश की। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कुल बॉल पहले निकालो कितनी है। 4 + 3 + 2 9 है कुल बॉल। पहले के आने की कितनी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी? 2/9। दूसरी के आने की, यानी कि दूसरी है क्रिकेट। क्रिकेट की कुल बोले हैं 3 और सारी टोटल बोले हैं, कुल घटनाएं हैं 9। तो उनका जब निकालेंगे तो क्रिकेट के आने की होगी 3/9। तीसरी बॉल यानी कि स्क्वैश की आने की होगी 4/9। 4 गेंदें हैं स्क्वैश की। तो और इनके लगातार आने की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता? सभी का गुणा, मतलब पहले टेनिस वाली का प्रोबेबिलिटी का टेनिस वाले की प्रोबेबिलिटी का गुना, फिर क्रिकेट की, फिर स्क्वैश की। तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 2/9 गुणा 3/9 गुणा 4/9। तो हमारा सेकेंड का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, तो ये आप निकाल के देखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है 23, ₹12 प्रति लीटर कीमत वाले सोडा में किस अनुपात में, किस रेशियो में पानी मिलाने पर मिश्रित तरल जो सॉल्यूशन आएगा को ₹13.75 प्रति लीटर कीमत पर बेचने से 25% लाभ होगा? तो ये हमें कैसे करना है, इसका छोटा मोटा आइडिया मैं दे देती हूँ आपको। कि मान लीजिए कि जो सोडा है, आप लिख लीजिए इसको अगर आपको आइडिया चाहिए तो, या फिर वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो मान लीजिए कि सोडा है 100 लीटर, हम मतलब उसे कितने रुपए में दे रहे हैं? 12 रुपए पर लीटर में दे रहे हैं। मतलब जो 100 लीटर है हमारे पास, तो 1200 रुपए लीटर में हमने उसे खरीदा है, मतलब उसको फिर बाद में हमने उसमें मिलावट की है। तो 1200 रुपए में तो हमने उसे खरीदा है, फिर हमने इसको बेचा है कितने रुपए में? 1375 रुपए में, क्योंकि हम 100 लीटर मान के कर रहे हैं ना सोडा को, 1 लीटर मान के नहीं कर रहे हैं। तो 1375 रुपए में हमने उसको बेच दिया, तो हमें 25% का लाभ हो रहा है। तभी हमें 25% का लाभ होगा। अगर आप 1500 में बेच रहे हैं तभी आपको 25% का लाभ होगा। अब 1500 में कैसे बेचे? मतलब हम पानी मिलाएंगे उसमें तभी तो 1375 में विक्रेता 100 लीटर को बेच रहा है, तो 1 रुपए में वो कितना लीटर बेचेगा? 100/1375। 1500 रुपए में कितना लीटर वो बेचेगा? गुणा 1500 कर दो उसको, तो 1200/11 लीटर। अब इसका इससे रेशियो निकाल लो। मतलब इसका जो हमारे पास 1200/11 लीटर आया है, मतलब है, तो 1500 रुपए में वो कितना लीटर देगा? 1200/11 लीटर।
तभी उसको 25% का लाभ होगा। तो अब ये टोटल कुल मात्रा आ गई, इसमें से सोडा की मात्रा जो 100 उसने लीटर खरीदा था उसको घटा दीजिए, बाकी बची आएगी इसकी, बाकी बची हुई पानी की मात्रा आ जाएगी, और फिर उसका हम रेशियो निकालेंगे सोडा की मात्रा के साथ जो कि थी 100। तो पानी की मात्रा आ गई 100/11, उसका रेशियो निकालेंगे जब 100 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा थर्ड 1:11। 24 क्वेश्चन। एक बारटेंडर ने एक बोतल में शैंपेन चुरा ली जिसमें 50% स्पिरिट था। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें जो थी 100 मान के कर रहे हैं हम, 100 लीटर थी, कितनी थी 100 लीटर जिसमें लीटर तो क्या ही होगी 100 लीटर, मान लो 100 लीटर उसमें क्या थी शैंपेन थी, उसमें से उसने 50, पता नहीं हमें कितनी चुराई है, पर 50% था जो स्पिरिट था, मतलब 50 लीटर उसमें स्पिरिट था। और उसकी जगह इसमें ऐसी शैंपेन डाल दी उसने, मतलब उसने, ताकि पता ना लगे भी मैंने चुराई भी है, कि जिसमें सिर्फ 20% ही स्पिरिट था। ठीक है, अब उस बोतल में केवल 25% स्पिरिट रह गया है, तो बोतल में से उसने कितनी शैंपेन चुराई? ये तो बिल्कुल साफ साफ है कि उसने आधी तो चुराई नहीं है। ठीक है, तो अब उसमें से सिर्फ उसमें 25% रह गया है, तो अब उसमें बताना है, तो मैं आपको इसका भी थोड़ा बता देती हूँ कैसे करना है ये। तो इसमें आपको करना है कि जैसे कि मैंने बताया, भी मान लो कि 100 ग्राम है, चाहे लीटर मान लो, वो है वो शैंपेन है, तो 50 होगी स्पिरिट उसमें। मान लो कि उसने एक्स चुरा ली, एक्स ही फाइंड करना है, उसने एक्स चुरा ली, वही तो फाइंड करना है। तो उसने जब एक्स चुराई तो उसमें स्पिरिट कितनी चुराई उसने? x/2, क्योंकि इसमें थी ही आधी, आधा परसेंट उसमें स्पिरिट का था, तो उसने जब एक्स चुराई है तो उसमें आधा परसेंट ही स्पिरिट चुराई है उसने, तो -x/2 कर देंगे, 50 ग्राम में से माइनस कर देंगे x/2। अब उसने चुरा ली, जब उसमें 50 - x/2 उसमें बच गई है, अब उसने सोचा कि मैं इसमें अपनी जो मेरी नकली वाली जो शराब शैंपेन है उसको मैं डाल देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। तो उसने कितनी डाल दी, ऐसी शैंपेन डाल दी जिसमें सिर्फ 20% स्पिरिट था। मतलब कितना ऐड हो गया, दोबारा जो अपनी पुरानी वाली बोतल थी उसमें कितना स्पिरिट ऐड हो गया, x/5, मतलब जितनी उसने चुराई थी उसका 20% उसने डाल दिया। अब उतना ही तो डालेगा, उससे ज्यादा डालेगा ना कम डालेगा वो, तो x उसने चुराई थी, उसका 20% क्या होगा, x/5। तो जब हम उसका ऐड करेंगे तो 50 - x/2 + x/5, और टोटल जब लास्ट में पता लगा तो कितनी थी उसमें 25। जब इसको इक्वल रख देंगे तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी, तो x की जो वैल्यू पता लग जाएगी हमें, उसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा 83.33%। ठीक है, अब अगला सवाल है 25। रुपए 4500 में एक म्यूजिक सिस्टम बेचने पर विक्रेता को 16.66% हानि होती है। मतलब उसने जितने का लिया था उससे कम का ही बेचा है, तभी उसे हानि हुई है। यदि वह इसे इतने रुपए में बेचता, मतलब 5703.75 में बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगा? अब हमें ये नहीं पता है कि उसे हानि होगी या लाभ। अब वो उसने बेच दिया, पर अब वो सोच रहा है कि अगर मैं इतने में बेचता तो मुझे क्या होता, लाभ होता या हानि होती, तो हमें वो बताना। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए तो उसने खरीदा कितने का था, वो पता लगाना, उसका रियल जो कॉस्ट है वो हमें पता लगानी है। तो इसमें हानि दी हुई है, तो लॉस निकालने वाले फॉर्मूले से हम एक्स निकाल लेंगे, मतलब रियल में उसने कितने में खरीदा था वो निकाल लेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि उससे अगर वो इतने में बेच देता तो उसे हानि नहीं, उसे लाभ होता, वो भी कितने का, 5.6% का। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। एक्स आप अपने आप निकाल लीजिए, लॉस वाला फॉर्मूला, यानी कि जितने का उसने बेचा खरीदा माइनस जितने का उसने बेचा, और अपोन में जितने का उसने खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब है अगला सवाल 26। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके अपने सवाल को करते रहिए, वरना नहीं किया तो फिर कोई फायदा है ही नहीं इस वीडियो को देखने का भी। 26, यदि मूलधन P अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर R% पर 2 वर्षों में Q हो जाए, और यदि यही मूलधन P वार्षिक ब्याज दर S% पर 2 वर्षों में
Q हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो इसमें आपको जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जब दोनों ही क्यू क्यू बन रहे, दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो अपने आप को अपने आप पता लग जाएगा कि जो S है वो R से बड़ा है। तो ये थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जो R है वो S से छोटा है। जिसकी तरफ इसका मुंह होता है मतलब वही संख्या बड़ी है। तो अगला सवाल 27। एक बेईमान दूध वाला यानी कि वो दूध में जरूर पानी मिला रहा होगा, हर 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देता है। मतलब अगर वो 6 लीटर मतलब कि हाँ, मतलब वो 3 लीटर में अगर वो 6 लीटर बेच रहा है तो उसमें 2 लीटर जरूर पानी होगा। और इस प्रकार 36 लीटर दूध तैयार करता है। 36 लीटर दूध तैयार कर रहा है यानी कि उसमें 9 लीटर तो पानी है, बाकी बचा 27 लीटर उसमें क्या है, ये दूध। इसके बाद यदि वह इस मिश्रण में अगर उसमें थोड़ी सी ईमानदारी आ जाए, उसमें 15 लीटर और डाल दे दूध, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जरूर इससे पहले वाले से कम ही होगा। तो कितना होगा वो हमें बताना है। तो 27 लीटर था दूध, उसमें उसने 15 लीटर और मिला दिया, मतलब 42 लीटर अब दूध हो गया। अब 42 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। अपने को पहले ही पता लग गया था कि पानी कितना लीटर है, पानी उसने ना मिलाया ना कम किया है, तो 9 लीटर पानी है ही। तो 9 लीटर पानी है, उसका जब अपने रेशियो निकालेंगे तब अपने को मिलेगा कि सेकंड इसका सही जवाब है 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अजय और विजय 200 रुपए में एक काम को लेते हैं कि हम 200 रुपए में इसको करेंगे। अजय अकेला अगर इस काम को करता, 200 रुपए भी उसे मिलते, तो वो उसे 24 दिनों में करता। जबकि अगर विजय उसको अकेला अकेले में करता, सिर्फ अकेले अकेले करता, तो 30 दिनों में पूरा कर सकता था। पर प्रदीप की मदद से वे दोनों, अगर वो दोनों ही काम कर रहे, उन्हें प्रदीप की मदद चाहिए, तो इस काम को वो 12 दिनों में पूरा कर सकते थे, करते हैं। प्रदीप को उसके काम के लिए कितना पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि सभी काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो। तो अगर वो एक काम को 24 दिनों में करता, तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है अजय, उसके कितनी एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की, 1/24। अगर वो अकेला करता तो विजय की कितनी है, 1/30। प्रदीप की कितनी है वो हमें पता ही नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 12 दिन वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब वो एक दिन में जो कितना काम होगा कि जो वो 12 दिन में खत्म हुआ है, ऐसा अगर वो एक एक काम है वो 12 दिन में खत्म हुआ है, तो एक दिन में कितना कितना काम करते होंगे वो, तो 1/12, 1/12, 1/12, मतलब सभी के कामों का जोड़ है 1/12। तो इससे हम प्रदीप का काम निकाल लेंगे जो कि है 1/120। प्रदीप काम कर रहा है इतना, कम कर रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे कम कर रहा है। तो अब प्रदीप को कितने पैसे मिलेंगे? तो अब हमें पता लगाना है कि प्रदीप एक दिन में 1/120 काम कर रहा है, तो 12 दिनों में टोटल काम वो कितना करेगा? 12 से गुणा करेंगे तो 1/10, तो उसे जब 10वां भाग वो काम कर रहा है तो उसे रुपए भी 10वें भाग में मिलेंगे, तो 20 रुपए उसे मिलेंगे। 200 का 10वां भाग होगा 20 रुपए, ठीक है। अब है 29 क्वेश्चन। एक टैंक में 2 पाइप हैं। पाइप ए टैंक को भरती है जबकि पाइप बी उसे खाली करती है। किसी ने ऐसा टैंक बना दिया गलती से। यदि ए टैंक को 10 घंटे में भर सकती हो और बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकती हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो भर भी पाएगी कभी। तो आधे खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना भाग भर रही है उसका। तो ए जब वो 10 घंटे में पूरा भर रही है तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगी? 1/10 भाग भरेगी। लिखते रहिए आप। 1 घंटे में वो, हाँ, 1/15 खाली कर रही है वो। तो आधी खाली टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब 1 घंटे में वो टोटल कितना भर रहे हैं? एक तो 1/10 भाग भर रही है,
दूसरी 1/15 भाग घटा रही है, उसको बाहर निकाल रही है, खाली कर रही है। तो दोनों को माइनस कर देंगे तभी पता लगेगा भाई कितना भाग भर रहा है 1 घंटे में। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 1/30 भाग 1 घंटे में भरा जा रहा है। जब 1 घंटे में 1/30 भाग भरा जा रहा है, तो 1 भाग कितने में भरा जाएगा? 30 घंटे में। और आधा भाग मतलब आधा जो पूरा टैंक है वो कितने में भरा जाएगा? 15 घंटे में। ठीक है। आखिरी सवाल, एक कार एक सीधी सड़क पर एक निश्चित दूरी x का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती है। दूसरा 1/3 भाग वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। 1 मिनट, ये कहाँ चला गया? प्रति घंटे के वेग से चलती है। और तीसरा 1/3 भाग वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तय करती है। धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। पहले तिहाई भाग मतलब रास्ता तो सिर्फ एक्स ही, रास्ता कुछ चेंज नहीं हो रहा, रास्ता एक्स है। रास्ता एक्स से चलना है, वो रास्ते के 1/3 भाग में तो वो 10 किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। दूसरे तिहाई भाग में वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है उसकी स्पीड। तीसरे भाग में वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो हमें बताना है कि उसका एवरेज कितना होगा, मतलब उसका औसत गति हमें बतानी है। औसत गति कितनी है भाई, चल कितने में रही है ये, औसत में औसत निकालना है इसका। अलग अलग टाइम्स है ना, तो एक एस्टिमेट बताना भी, हाँ इतने किलोमीटर प्रति घंटे से वो चलकर आई है, एक्स पूरा किया है उसने, एक्स किलोमीटर पूरा किया है उसने। तो इसके लिए हम इसको कैसा करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो गति क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल वक्त मतलब समय कितना उसे लगा। तो ये गति का जो है फॉर्मूला है उसको निकालने का। तो अब जैसा कि मैंने बताया, तो अब मैं टाइम निकालना चाहती हूँ कि पहले तिहाई भाग में, क्योंकि मुझे टोटल टाइम डिस्टेंस तो मुझे दूरी तो मुझे पता है कि एक्स है, पर मुझे टाइम नहीं पता कि उससे कितना टाइम लगा है। क्योंकि मुझे एवरेज गति बतानी है, औसत गति बतानी है, तो मुझे ऊपर तो दूरी पता होनी चाहिए और नीचे हमें औसत वक्त पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। दूरी तो हमें पता है एक्स है, पर हमें टाइम नहीं पता है। तो टाइम निकालने के लिए 1/3 भाग वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब x/3 डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो t निकाल लेंगे। t क्या होगा, दूरी बटे में गति, तो वो हो जाएगा x बटे में 30। ऐसे दूसरे के निकालेंगे। अब की बार वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और दूरी है x/3, इस बार भी x/3 है, तो डिस्टेंस तो x/3 ही रखेंगे, पर नीचे स्पीड रखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हो जाएगा, ऐसे सभी के निकाल लेंगे तो x/60 हो जाएगा ये। ठीक है। अब ये मुझे तो जो है कुल समय चाहिए, तो सभी को जोड़ देंगे हम। पहले वाले में कितना टाइम लगा 1/3 भाग को पूरा करने में, दूसरे 1/3 भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगा, और तीसरे 1/3 भाग को पूरा करने में कितना टाइम लगा, सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा कि टोटल हमें कुल समय लगा x/18 घंटे। ये हो गया हमारा x/18 घंटे। अब हम आराम से औसत जो वेग है वो निकाल लेंगे। तो औसत वेग हमारा आएगा कुल दूरी जो कि x थी बटे में कुल समय, यानी कि x/18। तो आप सोच रहे थे कि हमें x निकालना है, पर x तो यहाँ पे कट चुका है, तो हमें मिला 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता देना कमेंट में, हम आपको उसको कमेंट में दोबारा बता देंगे। चलो आगे करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इसमें क्या निर्देश दिए हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में, सिर्फ 31 से लेकर 33 तक के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना पढ़ें। सबसे पहले इन सूचना को पढ़े, पहले क्वेश्चन में ना भागे। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जो आपस में या तो विवाह या खून के रिश्ते से जुड़े हैं। जहां खून का रिश्ता या तो सहोदर भाइयों बहनों के बीच है या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वंशजों के बीच है।
वहीं सामाजिक संबंध दो अलग-अलग परिवारों से एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के माध्यम से स्थापित है। उनके बीच रिश्ते को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है। सारिका, सोनू, जयंती, राणा, सुप्रिया, अमित और राहुल एक परिवार के सदस्य हैं। अमित और राहुल बाप बेटे हैं, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको कि ये अमित कर लेते हैं। अमित और राहुल ये क्या है? बाप बेटे हैं। ये बाप है, ये बेटा है, बाप बेटे हैं। राहुल की बहन यानी कि सरिका सारिका का एक बेटा सोनू है, कि इसका एक बेटा है सोनू, और एक बेटी भी है जयंती। जयंती इसकी एक बेटी है। फिर बोला राणा सोनू का मामा है। सोनू का मामा है यानी कि सारिका का भाई है राणा। राणा इसका भाई है, तो इसका राहुल का भी भाई है, सोनू का मामा। जबकि सुप्रिया है राणा की बहन है। तो मतलब ये सारे भाई बहन हो गए, राहुल, ये सारिका, राणा, सुप्रिया। अब हमें बताना क्या है, राहुल के कितने भतीजे भांजे हैं। अब आप देखते ही दो मत बता देना, क्योंकि भतीजे भांजे बोला है, जबकि एक लड़की है, बेटी है जयंती। तो इसका उत्तर होगा एक, पहला इसका उत्तर होगा। दूसरा, राणा का सारिका से क्या रिश्ता है? राणा कहाँ था? ये राणा, इसका सारिका से क्या रिश्ता है? भाई बहन का, तो उत्तर हो जाएगा भाई का। सुप्रिया का सारिका से क्या रिश्ता है? ये रही सुप्रिया, ये रही सारिका, दोनों का क्या रिश्ता है? बहन बहन का है, तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा, और इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए, इसका हो जाएगा फर्स्ट, इसका हो जाएगा सेकंड, इसका हो जाएगा थर्ड। अब अगले के लिए डायरेक्शंस दी हुई है 34 से 36 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं जिनके बीच कारण और प्रभाव का एक संबंध है। अपना उत्तर निम्नलिखित रूप में अंकित करें। मतलब क्वेश्चन तो यहाँ दिया हुआ है, पर उनका उत्तर इन चारों में से एक होगा सभी के लिए, 34 से 35, 36 सभी के लिए। सबसे पहले सवाल देख लेते 34 का। कथन एक, पहला क्या कथन दिया हुआ है? द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज के एक रिपोर्ट छापी है कि वाराणसी में गंगा के पानी में स्वीकार्य सीमा से काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषक मिले हैं। कथन दो, किसी भयंकर स्थिति से बचने के लिए उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये कारण तो ये है, इस कारण की वजह से तो वो भाग रहे हैं वहां से, उन्हें स्थानांतरित करना पड़ रहा है। तो उत्तर होगा इसका एक, मतलब पहला इसका उत्तर होगा। चलिए, तो इसको आगे चलते हैं। 35, अब इसका उत्तर पीछे ही है अभी। कथन है हमारा, सरकार ने टिहरी बांध से पीने के सुरक्षित पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करने की योजना बनाई है। कथन दो, कानपुर में गंगा का पानी नहाने के लायक भी नहीं है क्योंकि इसमें प्रदूषकों का स्तर काफी अधिक है। तो इसका क्या उत्तर होगा? ये रहा दूसरा। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन एक प्रभाव है, मतलब दूसरा इसमें इस बार कारण है और जो पहला है वो इसमें प्रभाव है। अब अगला है 36। कथन एक है, देश में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों को हैकरों के पकड़े जाने तक इंटरनेट का प्रयोग करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दूसरा कथन है, सरकारी तंत्र मशीनरी हैकिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के पूरे प्रयास करेगा और अपने सभी वेबसाइट के लिए एक बढ़िया इंटरनेट सुरक्षा प्रणाली लागू करेगा। तो इसमें तो कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा, तो देखते हैं इसका क्या होगा जवाब। इसका होगा थर्ड, यदि कथन एक और दूसरा दोनों ही एक आम कारण के प्रभाव है। ठीक है, इसमें तो था दूसरा,
और इसमें था तीसरा। ये दिख रहा है बिल्कुल खराब। अब 37, ये रीजनिंग का सवाल ही चल रहे हैं अभी। नीचे दी गई श्रृंखला में जो डैश ये पॉइंट पॉइंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि जगह सही विकल्प रखकर इसे पूरा करें। 26 AZ 24 CX 22 EV क्वेश्चन मार्क 18 IR। तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। आर आएगा, मतलब ये आगे से करना पड़ेगा। तो कितने एक एक का डिफरेंस है, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे वाई होता, एक एक का डिफरेंस है। अब यहाँ पे यू वी डब्ल्यू होता है, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आर टी होगा, एक ही है बस। तो इसका उत्तर होगा फोर्थ। और भी तरीके से कर लेते, कहीं और से शुरू कर लेते, हमने सही जगह से शुरू कर लिया। अब है 38। फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करके साक्षी ने कहा, इसका भाई मेरी दादी के बेटे का पिता है। साक्षी का फोटो के उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो ये सोच लीजिए आप, मैं आपको बता देती हूँ। भाई की पोती का रिश्ता है उसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिए हुए 39 से 40 के लिए। इन प्रश्नों में से वह एक विकल्प चुने जो एक खास अर्थ में बाकी विकल्पों से भिन्न है। 39, फर्स्ट है 49 माइनस ये डैश 42, सेकेंड है 64 डैश 56, थर्ड है 100 डैश 92, फोर्थ है 144 डैश 132। तो क्या इसका सही जवाब होगा? थर्ड, एक मिनट, थर्ड होगा इसका सही जवाब, 100 डैश 92। अगला सवाल है 40। ये हमें चार, अब सवाल नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे सीधे ऑप्शन ही दिए हुए हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर दे चुका है ये कि कोई भी एक ऐसा विकल्प है जो बाकी सभी से किसी न किसी तरीके से भिन्न है। तो ये पहला है 3 5 7 9 11, सेकेंड है 7 11 13 17 19, थर्ड है 3 7 11 13 17, फोर्थ है 7 11 13 17 23। तो एक मिनट, तो इसमें क्या क्या अलग है इसमें? तो मुझे तो यही अलग दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, यानी कि 7 के बाद अगर आप ओड नंबर ले रहे हो तो ये 7 के बाद 9 छोड़ दिया इसने। अगर आप सारे ओड ले रहे हो तो इसने इसमें भी 7 के बाद 9 छोड़ दिया, इसमें भी 7 के बाद 9 छोड़ दिया। अगर तो इसमें यही उसका उत्तर होगा पहला। आप कोई और लॉजिक लगा लेना, मुझे सिर्फ ये यही लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे कि 9 दिख रहा है अगर ओड ले रहे हैं तो हम। तो ये सारे वर्ड आ रहे हैं इसमें 3 से 11 तक के, 3 5 7 में। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में एक बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सही जवाब है चालू दस्तावेज में किसी स्थान विशेष पर तेजी से पहुंचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाग जो तीसरा है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें सिर्फ 20 ही सवाल होने वाले हैं। थैंक यू।